नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। आज चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई। हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे देश के आदरणीय भारतीय अवाम ये अच्छी तरह से जानती है कि YouTube के माध्यम से मैंने चुनाव आयोग से निवेदन किया था। चुनाव आयोग कह सकता है कि 135 करोड़ में हम वो हरे की बात क्यों सुने और कैसे सुने, ये तर्क बहुत वो दे सकता है, लेकिन भारतीय अवाम ताकत दल की YouTube की प्रदर्शन हर जगह पहुंच रही है, इतना हमको मालूम है और उनके यहाँ तक भी पहुंची होगी। इसका भी भारतीय अवाम ताकत दल को विश्वास है। तो उसमें नम्र निवेदन ये किया गया था कि कोरोना का कहर जो है जो उसकी तीसरी लहर आ चुकी है और उसके संक्रमित होने का, फैलने का जो गति है बहुत तेज है और आज की तारीख में शायद 1 लाख से ऊपर है। कोई इसके पहले तर्क दे रहा था कि इससे मौत नहीं होती, यानी असल बात है कि अपने स्वार्थ में तर्क, आजकल स्वार्थ में तो इतने कुतर्क रखे जाते हैं किसी को भी को भ्रमित करने के लिए। तो कुतर्क ये कुतर्क उसके पक्ष में ये दिया जा रहा था कि इस कोरोना से कोई मौत नहीं होती है, यह जो है वो इसके पहले जितने भी डेल्टा वगैरह जो वेरिएंट है उसको समाप्त करने के लिए है और इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हमारी आदरणीय भारतीय अवाम देखती होगी, स्पष्ट देखती होगी कि इससे मौतें भी हो रही हैं। तो इतनी छोटी सी समझ चुनाव आयोग को भी आनी चाहिए और इतनी अपेक्षा थी इससे चुनाव आयोग से, लेकिन इतनी छोटी भी वो अपेक्षा को वो पूरा कर नहीं सका और पता नहीं यानी किस कारण से। हम उन कारणों पर हम विशेष रूप से चूंकि एक संवैधानिक संस्था है, देखिए संस्था तो है लेकिन संस्था के जो चलाने वाले हैं प्रॉब्लम जो है वो उनसे है। तो ऐसे लोग जो है हमारे देश के लोगों की जान बचाने के बजाय इस बात पर आमादा हैं कि लोगों की जान जाए तो जाए, जो है हम चुनाव करवा करके लोगों की जान जाए कोई बात नहीं है, चुनाव वो करवाएंगे। सवाल इस बात का है, यह देश और देश की सभी संस्थाएं हमारी आदरणीय भारतीय अवाम के लिए है। ये सभी को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम की एक जान भी बहुत कीमती है।
कोई संख्या न गिना है कि किसी एक ही तो, दो ही तो, चार ही तो। एक जान की भी बहुत कीमत है। और यह बात कई बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुका है कि हमारे देश की ह्यूमन लाइफ प्रीशियस है, इनवैल्यूएबल है, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। इतनी छोटी सी बात, मोटी सी बात चुनाव आयोग को भी आनी चाहिए। और लेकिन वो इतनी बेसिक बात का, इतनी मूलभूत तथ्य का कि हर एक के जीवन को बचाना पहले जरूरी है। चुनाव कराना, विधानसभा का गठन करना और लोकसभा का गठन करना, ये चीज़ें सेकेंडरी हैं, और ये चीज़ें गौड़ हैं। उससे आगे प्राथमिकता है लोगों की जान बचाई जाए, जबकि सामने दिख रहा है कि ये कोरोना की तीसरी खतरनाक लहर जो ओमिक्रॉन की, जिसको फैलने की गति जो है पिछले कोरोना के वेरिएंट से कई गुना ज़्यादा है। और चुनाव आयोग का ये अनुभव रहा है, जो अभी पिछले साल जो है वो जनवरी में जो चुनाव हुए हैं पश्चिम बंगाल में, जो आम जनता की भी और चुनाव कर्मचारियों और अधिकारियों की भी मौतें हुई हैं। लगता है कि उससे भी इसने सीख लिया नहीं है। तो पहले तो मैंने इस कदम से, यानी हर एक उस भारतीय भाई बहन, भारतीय नागरिक को बहुत दुख हुआ है, जो कि इस बात के लिए सजग है कि सबसे पहले हमारे भारतीय भाई बहनों की जान बचाई जाए। कहना नहीं होगा कि ये मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय आज मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय वो आज कुछ मेडिकल के डाटा का वर्णन कर रहे थे। तो मुख्य चुनाव महोदय ब्यूरोक्रेट अब भी रहे हैं, और ब्यूरोक्रेसी में मैं भी रहा हूं। ब्यूरोक्रेसी पर नोटिंग कैसे बनती है, डाटा कैसे कूक किए जाते हैं, किसी गलत चीज़ को कैसे जस्टिफाई किया जाता है, ये सारी शरारतें हमने देखी हैं। और मैं जनता के सामने मैं बताना भी चाहता हूँ। तो इसकी पोल आप मत खुलवाइए। हमको चिंता इस बात की है कि जनता का प्रतिनिधित्व बिल्कुल होता नहीं है। किस तरह से जनता को बांट करके पैसे पर खरीद करके जो है वो चुनाव होता है। आज सिर्फ इतनी सी बात आई कि भाई उसकी जान बचाइए, वह भी चुनाव आयोग के दिमाग में घुसा नहीं। तो हम ज़्यादा नहीं कहेंगे, बस इतना ही क्या करके यदि एक की भी मौत हुई या 2 की 4 की, जितनी भी मौतें होंगी इस चुनाव के दौरान, वो सारी जिम्मेदारी जो है चुनाव आयोग को लेनी पड़ेगी। और उसके उपरांत मैं निश्चित रूप से जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालयगण से दरख्वास्त करूंगा और करता रहूंगा कि यदि कोई भी मौत होती है और कैजुअलिटी होती है, तो इससे इतनी जिद्दी, जिसको कि इस देश के लोगों की जान की परवाह नहीं है, उस पर हत्या का मुकदमा चलाएं। शायद तब अकल आए। और इसकी उम्मीद नहीं थी कि लोगों की जान बचाने के बजाय जो है इस बात पर आमादा हों कि हमको लोगों की लाशों पर भी चुनाव को करवाना है। बहुत दुखी बात। और उसके पहले चुनाव आयुक्त महोदय और मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय, देश को आज़ाद हुए आज 75 साल हो गए। हिंदी का अपमान करते हुए आप लोग जो है वो थक नहीं रहे हैं।
हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा है। अंग्रेजी में बोलने में क्या आपकी आत्मा आपको धिक्कारती नहीं है? हिंदी आपको आती नहीं है? ये मंत्रालय से जितनी भी ब्रीफिंग आती है वो भी अंग्रेजी में आती है, वो भी अंग्रेजों के गुलाम है। तो ये उम्मीद की जा रही थी कि इस आज़ाद भारत में हिंदी का सम्मान करते हुए कम से कम आप जो है वो घोषणा करेंगे, लेकिन आपने वो हिंदी का ही वो अपमान किया। आप याद करिए कि हिंदी हमारे स्वतंत्रता संग्राम की इनकलाबी जुबान थी। हिंदी का महत्व हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खुलेआम कहा था, कई बार कहा था, और देश भी स्वीकारता है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना, हिंदी का प्रयोग करना एक राष्ट्रीय कर्तव्य है। आपने उस राष्ट्रीय कर्तव्य वो निर्वहन का सरासर आपने जो है वो उल्लंघन किया है, और वो भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं पूरे यकीन के साथ मैं कह रहा हूँ कि मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय, आपको शर्म आनी चाहिए कि जो है वो हिंदी का इस तरह से अपमान, हिंदी में घोषणा करने में पढ़ने में आपको दिक्कत होती है। तो मानता हूं, दो बातें मानता हूं कि हिंदी का अपमान इस देश में हो रहा है, ये पता है हमको, लेकिन कम से कम संवैधानिक संस्थाओं से उम्मीद है, कम से कम इतनी उम्मीद की जाती है, वो भी इतनी उच्च किस्म की जो है ये संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग, उससे ये उम्मीद है कि कम से कम वो हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान करे। लेकिन अफसोस, इतना भी आप एक बेसिक मिनिमम जो इज्जत जो देनी चाहिए अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को, वो भी देने का वो उतना भी सम्मान देने का आपका जो है वो मंशा नहीं की। बाद में वो पत्रकारों का जो सवालों का उत्तर वो हिंदी में आपने दिया। हमारा मुख्य मतलब था जो घोषणा, अनाउंसमेंट, और ये बहुत दुख की बात है जो आपने उल्लंघन किया, चुस किया, यानी बहुत मन को तकलीफ होती है कि भाई हमारे देश को आज़ाद हुए 72 साल हो गया, और ये जो है तमाम मिनिस्ट्री के ब्रीफिंग वो अंग्रेजी में चलती आ रही है। इसीलिए तो भगत सिंह ने कहा कि भाई हम इन सफ़ेद अंग्रेजों को तो भगा देंगे, काले अंग्रेज जो जगह बैठे हुए हैं, इनको भगाने की जिम्मेदारी इस देश के अवाम की है। लेकिन काले अंग्रेज ये कई रूपों में हैं, कोई बात नहीं है। तो खैर आपने अपना आपने अपनी सत्ता दिखा दी, कोई बात नहीं है। शायद सुना है कि कुछ माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका लगी है। हमारी माननीय उच्च न्यायालय गण और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और जिन हमारे आदरणीय हमारे अधिवक्ताओं ने याचिका लगाई है इसमें सुप्रीम कोर्ट में, सबसे मेरी ये विनम्र विनती है कि हमारे देशवासियों की वो आपके ही भारतीय भाई बहन हैं, किसी भी क्षमता में हो, चाहे चुनाव कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे वो मतलब हमारी आवाम हो, ये हमारे बहुत मूल्यवान संपदा है हमारी। उनकी जान बचाने के लिए आप कुछ करिए। और जो ये सत्ता के घमंड में जो चुनाव आयोग ने तो तुरंत जो है ये जो घोषणा किया है, उस घमंड को जो है वो चूर करिए और लोगों की जान बचाइए। तो हमारी ये विनम्र जो है वो दरख्वास्त है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी
और उन आदरणीय अधिवक्ताओं से भी जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई हुई है कि जो है चुनाव को कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए ये चुनाव टालने के लिए। बात सही है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय कह रहा है कि जान है तो जहान है। आपने उसकी सलाह को आपने मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय कह रहा है कि जान है तो जहान है, और उसके बहुत वाइडर इम्प्लीकेशन थे, उसके वाइडर इम्प्लीकेशन और उसके रेमिफिकेशंस भी थे। आपने सबको जो है वो बड़े दान में डाल दिया, और सिर्फ जो है एक डॉक्टर की तरह जो है वो मेडिकल वो पढ़ने लगे कि ये पॉजिटिविटी रेट। और सबसे बड़ी बात है, अब ज़्यादा इस पर नहीं कहेंगे, आप कौन सा यानी पालन आप करवा लेंगे? चुनाव आयोग जो है यानी क्या पालन करवा लेता है ये जग जाहिर है। और सबसे बड़ी बात है, मैं समाप्त करता हूँ इस विषय पर कि 60-70 सालों से यह पोल कैसे रिग हुआ है पार्टियों के द्वारा, कैसे वो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस हुई हैं, कैसे बैलेट बॉक्सेस को जो है वो की लूट हुई है, इलेक्शन चुनाव और लोकतंत्र का किस तरह से अपहरण हुआ है, वह इसी चुनाव आयोग के तत्वाधान में हुआ है, उसके देखरेख में हुआ है। तो वो आईना काफ़ी है आपके लिए, देखिए उसमें। यदि हम कहेंगे नहीं, आज़ादी के नाम पर जो है माने किस तरह से संस्थाओं ने जनता के साथ अपनी जनता के साथ छल किया है, सब मालूम है। लेकिन एनीवे इतनी छोटी सी विनती थी, रिक्वेस्ट थी कि पहले लोगों की जान बचाई जाए और इसके बाद कुछ भी हो। हमको वोट की चिंता नहीं है, हमको वोट नहीं मिले मैं इस देश का नागरिक रहूँगा। लेकिन ये भी जान लीजिए, आगे आने वाले समय में मैं जनता को इकट्ठा करूँगा, भारतीयता के आधार पर भारतीय माहौल लाऊंगा, और सभी जवाबदेह होंगे उसमें, और उसमें चुनाव आयोग भी जो है वो जवाबदेह होगा। और यदि इसमें और इस समय जो है ये उपयुक्त कदम जो है हमारी न्यायपालिका में या उच्च न्यायपालिका या माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालयगण यदि करेक्टिव एक्शन नहीं लेते हैं, वो भी जवाबदेह होंगे। तो हमारे देश की सर्वोच्चता, हमारे अवाम की सर्वोच्चता को एहसास वो करवाना है। और एक बहुत रोचक बात, इधर मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय घोषणा कर रहे थे, कई सिखाए पढ़ाए भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के आकर धमकी दे गए हैं भारतीय जनता दल के पदाधिकारी को कि यूट्यूब वाले सर से कह दीजिए कि आप कुछ भी जो है इसे जो घोषणा हुई है चुनाव की, वो इस पर कुछ नहीं बोले। इन धमकियों का मतलब समझ रहे हैं। इधर जो है चुनाव आयुक्त जो है या मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय जो है चुनाव की घोषणा कर रहे हैं, और उधर से धमकियां मिल रही हैं। इसका क्या मतलब है? ये सब आमादा हैं किसी तरह से लोगों की लाशों पर, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों की लाशों पर सत्ता हथियारों को आतुर है। ये बीजेपी के लोग भी, जीएनपीसी कांग्रेस के लोग भी, और उसी तरह से ये समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश वगैरह वो खुद ही कर रहा है। जनता तैयार नहीं बैठी है किस तरह से सत्ता मिले, लोगों की जान लेकर के भी लोगों के लाशों पर। खैर जीएनपीसी का तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जान लें कि जीएनपीसी का तो रिकॉर्ड रहा है कि हमारे भारतीय भाई बहनों की एक दो नहीं 25-30 लाख लोगों को मार करके वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू इस देश का प्रधानमंत्री बना था। हमारे 6000 सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को मार करके
वो राजीव गांधी 412 वो MP वाला जो है वो प्रधानमंत्री बना था। तो लोगों की लाशों पर सत्ता हथियाने का रिकॉर्ड रहा है JNPC का। लेकिन ये हमेशा होता रहे। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, ऐसा होने मत दीजिए। आप इतने कमजोर नहीं हैं। आपकी सिर्फ एक ही कमजोरी है कि आप एक नहीं हैं। हमारे अमर शहीदों ने, हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे शहीद आजम भगत सिंह, हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे अमर शहीद अशफाकुल्लाह, हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस, हमारे अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रमा, हमारी अमर शहीद श्रीमती रानी गडलू, जिन्होंने हमारे आपके लिए इस मुल्क की आज़ादी की खातिर अपने प्राण सहित सर्वस्व भारत माता की वेदी पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उनका एक ही संदेश था कि इस भारत मिट्टी के जितने भी संतान हैं, उनका वजूद, उनका पहचान एक ही है कि हम भारतीय हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने जो कुर्बानी शहादत दी, उस कुर्बानी शहादत का एक ही मतलब था। जैसे हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक, उड़ीसा। तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जो है सिर्फ कटक, उड़ीसा या उड़िया या बंगाल के लिए ही नहीं वो जान दिए थे, पूरे देश के लिए। पूरा देश परिवार है। और परिवार कैसे है कि सभी की पहचान एक ही, एकदम भारतीय है। भगत सिंह जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमे, तो सिर्फ पंजाब के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ सिखों के लिए नहीं, सरदारों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। पूरा देश उनके लिए परिवार था और सभी को भारतीय मानते थे, अपना ही भारतीय भाई बहन। और यही विचार हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जी का था, यही विचार हमारे अमर शहीद अशफाकुल्लाह जी का भी था। तो आज इसको बिल्कुल सोचने की आवश्यकता है कि हमारी पहचान एक ही है कि हम भारतीय हैं। जब वो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान, जिसके प्रस्तावना की पहली लाइन यही से शुरू होती है कि हम भारत के लोग, द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब कि हम सिर्फ भारतीय। वो लगते ही इस 26 जनवरी 1950 के पहले हमारी जितनी भी पहचान रही हो कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, फलाने हैं, ढकाने हैं, सब समाप्त। और इसको हमारे बाबा साहब ने कहा था कि संविधान हमारा मेल्टिंग पॉट है, सबको पिघला कर एक पहचान। तो संविधान ने पिघला कर हमको एक पहचान दिया, हम भारतीय हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि एक जातिहीन समाज का, तो जातिहीन समाज तो है कि हम भारतीय हैं। लेकिन दुर्भाग्य कि वो पार्टियां जो कि इसी चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड हैं अब खुलेआम जातवाद चला रही हैं। कहता नहीं कि हम सारा वो पालन करवाएंगे, वो करवाएंगे। खुलेआम जात के आधार पर कैंडिडेट की जातिवाद के समीकरण बनते हैं। जात के आधार पर जो है आह्वान होता है, ब्राह्मण सम्मेलन किया जाता है, निषाद सम्मेलन किया जाता है, गुर्जर सम्मेलन किया जाता है। फिर इसके बाद राजभर सम्मेलन, खट्टिक सम्मेलन और जो है कोयरिक सम्मेलन, नाई सम्मेलन, धोबी सम्मेलन, सब जो है चुनाव आयोग के बिल्कुल आस्तीन के नीचे चलता है। क्या करता है चुनाव आयोग? सारी विघटनकारी गतिविधियां चल रही हैं। क्या करता है ये चुनाव आयोग? आज एक छोटी सी दरख्वास्त की गई कि भाई लोगों की जान पहले बचाने की बात करो, इसके बाद जो चाहे वो करा लो। आपका तो अधिकार है, आपका कर्तव्य है कि चुनाव करवाइए। लेकिन नहीं, पता नहीं
किसके मोटिवेशन से और किसके दबाव में? तो ये बिल्कुल सरासर भारत के संविधान का उल्लंघन करने वाली। चुनाव आयोग चाहता तो इन पार्टियों को तुरंत, जैसे बीजेपी ने जो ही वो ब्राह्मण सम्मेलन किया, बीएसपी ने जो ही ब्राह्मण सम्मेलन किया, इन पार्टियों की मान्यता जो है तुरंत जो है चुनाव आयोग के द्वारा रद्द हो जानी चाहिए थी। ये योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं कि गर्व से हम कहते हैं हम हिंदू हैं, इनको जो है वो जो चुनाव लड़ने के लिए आयोग जो है वो घोषित कर दिया जाना चाहिए था चुनाव आयोग के द्वारा। वो तो सरेआम बोले हैं कि गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। मुस्लिम की बात करता रहता है वो असदुद्दीन ओवैसी, उसको भी डिबार करिए चुनाव आयोग महोदय, तब तो कुछ बात हुई। तो हमारे संविधान का सरासर उल्लंघन हो रहा है चुनाव आयोग की देखरेख में। बहुत दुखी बात। तो जरूरत इस बात की है कि चुनाव आयोग कुछ भी करता रहे, लेकिन सारा कुछ आकर के इसका खामियाजा जो भुगतना पड़ता है हमारी आवाम पर और इस देश को। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है हमारे देशवासियों के सामने वो बिखराव की है। नाम तो जरूर भारत है, भारतवर्ष, लेकिन बिखराव जो है इतने रूपों में है और इतना जड़ वो पकड़ा हुआ है कि एक राष्ट्र कहने में भी काफी वो लगता है। लोग जो है कि हम हिंदू हैं तो हम गुजराती हैं तो हम मराठी हैं तो हम जो है तमिल हैं तो हम कन्नड़ी हैं तो हम मलयाली हैं, और इसके आधार पर तमाम वो जो है तंजीमें बनी हुई हैं। लेकिन फिर भी भारतीय जनता दल को पूरी उम्मीद है और आशा की किरण है कि लोग जो है इन सारी जो विघटनकारी और संकीर्ण बातों को त्याग करके भारतीयता की अहमियत को समझेंगे और भारतीयता आधारित माने आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा इत्यादि को महत्व देंगे और हमारा राष्ट्र जो है वो भारतीय के रूप में जो है मजबूत हो, आगे बढ़े। इस चीज को महत्व देते हुए वो सभी जातिवाद की दीवारें, संप्रदायवाद की दीवारों को तोड़ करके भारतीयता के माहौल को आगे बढ़ाने के लिए आगे आएंगे। लेकिन इतना हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन समझें कि घोषणा तो हो गई है, लोग जो है वो भी करेंगे, वोटिंग भी होगी, लेकिन इन ताकतों को, ये ताकत जो है वो सिर्फ इसी बात पर बैंड करते हैं, मैंने इस पर आकर उनकी आशाएं टिकी हुई हैं कि आप लोग या हम लोग जो है इनके जातिवादी हथकंडे में, सांप्रदायिक हथकंडे में या अभी पैसा वैसा वो पकड़ा गया था ना, कौन, वो पीयूष जैन और पुष्पराज जैन, वो पकड़ा गया। वो पैसा, अच्छा बाद में तो ये भी पता चला है कि वो तो व्यापारी था ही नहीं, वो किसी चीज का व्यापारी नहीं था, वो हवाला वाला था, काले को सफेद करने वाला, काले धन को। और काला धन किसका हो सकता है? इन्हीं राजनीतिक पार्टियों का हो सकता है। और ये तो एक नमूना है। चुनाव आयोग महोदय जरा समझिए इस बात को कि वो तो एक नमूना है, पता नहीं कितना काला धन बहता रहेगा, आप इसी तरह से मूक दर्शक वो बनते रहेंगे। और ऐसे ही होता रहा है, कोई आज की नई बात थोड़ी है, होता रहा। तो इसीलिए तो हमारा जो लोकतंत्र अब तक रहा है वो बिल्कुल एक
विशिएटेड, कंट्राइव्ड। तो खैर ये विषय जो है वो चुनाव आयोग ठीक नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। जो अब तक नहीं ठीक कर पाए तो अब तक क्या ठीक करेंगे, इनके भी अधिकार सीमित होते हैं। हमारी तो बस इतनी दरखास्त थी इनसे कि कम से कम जो है लोगों की जान बचे। हमारे भारतीय भाई बहनों की जान बहुत कीमती है, उसका सम्मान करिए। लेकिन नहीं, आज इन्होंने अपनी वो हैकड़ी दिखा दी, सत्ता का वो घमंड वो दिखा दिया। तो पिछले कुछ एपिसोडों में मैंने ये मैं बता रहा था कि ये जेएनपीसी ये जो फैला रही थी ना, किस बीजेपी ने वो लोकतंत्र की हत्या कर दिया, लोकतंत्र खत्म हो गया और संविधान खत्म हो गया, और वो सब तो और भी फैला हुए हैं कि मोदी ने सब बेच दिया। तो खैर जो बड़ा से बड़ा अपराधी होता है वह बड़ा से बड़ा झूठ बोलने के लिए, बड़ा से बड़ा अफवाह फैलाने के लिए भी उसकी प्रैक्टिस रहती है, वो सिद्धहस्त होता है। तो लेकिन ये बीजेपी का व्यवहार उसके सामने ये रहता है कि जितने आरोप लगाती है ये बड़े आराम से उसको स्वीकारते हैं, इसलिए कि यह देश जो है कम से कम जेएनपीसी को साफ पाक माने कि नहीं भाई, इसने कभी भी संविधान की हत्या नहीं की है, कभी भी लोकतंत्र की हत्या नहीं की है। ये बीजेपी ही है जो संविधान की हत्या भी कर रही है और जो है वो लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अब बीजेपी कर रही है कि नहीं कर रही है, ये जवाब देना है बीजेपी को। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि और बीजेपी उल्टे आरोप झेलती है, ये है उल्टे आरोप झेलती है, इसका भी जवाब बीजेपी को ही देना है। हम तो अपनी आदरणीय आवाम को ये बता रहे हैं कि वास्तव में संविधान की हत्या करने वाली इस देश और लोकतंत्र की हत्या करने वाली तो जेएनपीसी है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था कि 1952 में पहला चुनाव हुआ था और पहली चुनी हुई सरकार केरल की कम्युनिस्ट सरकार को नेहरू महोदय ने उसको भंग किया था, बर्खास्त किया था। तो पहली बार जो है लोकतंत्र की हत्या। और बीच में और हत्याएं हुई होंगी, लेकिन मुख्य मैं बता रहा हूं। दूसरा प्रिवी पर्स के विषय में उसी एपिसोड में बताया गया था कि हमारे सरदार पटेल ने 562 रियासतों को जब मिलाया तो जिनकी रियासत को मिलाया गया तो वो राजा नवाब ने सरदार पटेल जी से कहा कि ये आप हमारी रियासत तो ले रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ खर्चे बचे, वो कैसे चलेंगे। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं सरकार इसका ख्याल रखेगी और कुछ खर्चा वर्चा आपको देगी, जो आपके खर्चे वर्चे के लिए आपको धन देगी। वही खर्चे वर्चे के लिए दिए जाने वाले धन को बोलते थे प्रिवी पर्स। तो ये इंदिरा गांधी कम्युनिस्टों के दबाव में आकर के जो कि वो राजा राजवाड़े जिन्होंने कम से कम भारत संघ बनाने के लिए यानी इतनी मदद किया कि अपनी रियासत को दे दिया भारतीय संघ के लिए, तो उसको खत्म करने के लिए कम्युनिस्टों के दबाव में तमगा लूट रही थी समाजवाद का। तो प्रिव्यूपर्स खत्म करने वाला एक विधेयक जो है इसमें लाई, तो लोकसभा में तो पारित हो गया, राज्यसभा में एक मत से गिर गया। राज्यसभा में एक मत से गिरने के बाद भी वो बीबी गिरी कौन राष्ट्रपति थे 1969 में जो है कांग्रेस ने अपना राष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा किया था नीलम संजीव रेड्डी को। तो
नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस की ओर से आधिकारिक जो है वो नीलम संजीव रेड्डी कांग्रेस की ओर से राष्ट्रपति के लिए आधिकारिक उम्मीदवार थे। ये इंदिरा गांधी एक अलग से अपना कैंडिडेट लाई बीबी गिरी को, और अंतरात्मा की आवाज बोल करके जो है कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट को हरवा दिया और बीबी गिरी को बनवा दिया राष्ट्रपति। तो समझ जाइए वो राष्ट्रपति कितने एप्लीकेशन में होगा। तो इतने बड़े एप्लीकेशन वाले राष्ट्रपति से वो विधेयक प्रीपर्स खत्म करने वाला, जो कि राज्यसभा में एक मत से गिर गया था, उस पर वो दस्तखत करवा दिया इंदिरा गांधी ने। यह है लोकतंत्र की हत्या। इसको कहते हैं लोकतंत्र की हत्या, कि जो विधेयक संसद से पारित हुआ ही नहीं, उस पर इसने जो है दस्तखत करवा दिया राष्ट्रपति का। संजोग से वो फॉल्टी विधेयक जिस पर कि राष्ट्रपति की साइन थी, वही जो है उसी को चुनौती दे दी गई, यानी वही चैलेंज हो गया। और उसमें संजोग से हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब थे, और उन्होंने जो फैसला दिया, इतना मार्वलस जजमेंट और बिल्कुल हिस्टोरिकल, और पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने जो है वो राष्ट्रपति को आईना दिखाया, और अपने फैसले में उन्होंने लिखा, हमारे न्यायमूर्ति मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब ने लिखा कि भारत का राष्ट्रपति कोई मुगलिया बादशाह नहीं है जो जिसको चाहे नवाब बना दे। भारत का राष्ट्रपति भारत के संविधान से बंधा हुआ है। इतनी टिप्पणी जो है वो राष्ट्रपति के लिए बहुत कुछ थी, या उनके मुंह पर तमाचा थी। और जिस इंदिरा गांधी ने वो विधेयक पारित करा था, उसके मुंह पर तो तमाचे पर तमाचा, कई तमाचा था। इसको कहते हैं लोकतंत्र की हत्या। इमरजेंसी के विषय में भी जान लीजिए। ये बीजेपी वाली बस बोलते इमरजेंसी लाई गई लोगों के मौलिक अधिकार छीनने की, बस यहीं तक इनकी सीमा बस यहीं तक है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, फलाने हैं। लेकिन असली लोकतंत्र की हत्या इसने क्या किया, बीजेपी वाले पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उसको देशवासी जाने, हमारे आदरणीय भारतीय आवाम कम से कम जाने। मैं बता रहा हूं, इमरजेंसी का जो है वो प्रस्ताव जो है कैबिनेट में पास नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी ने सीधे ड्राफ्ट करवाया, और उसी प्रकार इंदिरा गांधी के एप्लीकेशन से बने हुए राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। बगैर कैबिनेट के पास किए हुए ये प्रस्ताव पर उनसे दस्तखत करवाया, इमरजेंसी वाले प्रस्ताव पर। और इनसे फखरुद्दीन अली अहमद से जो राष्ट्रपति जो महामहिम राष्ट्रपति थे, उसकी घोषणा हो गई। तब वो प्रस्ताव फिर कैबिनेट में उल्टा आया, और फिर तो फिर वो कैबिनेट करता ही क्या, कैबिनेट भी तो गुलामी था इसका। तो लोकतंत्र की हत्या ये थी कि बगैर कैबिनेट, माने प्रोसीजर होता है कि कोई भी प्रस्ताव पहले कैबिनेट में आता है, कैबिनेट उस पर डिलिब्रेट करता है, उस पर अपना माने कभी चर्चा करता है, तब इसके बाद उसको अप्रूव करता है, फिर वो राष्ट्रपति के बाद संस्तुति के लिए वो भेजता है। ये संवैधानिक जो व्यवस्था है, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। लेकिन इसने सीधे राष्ट्रपति से दस्तखत ही करवा दिया। ये है लोकतंत्र की हत्या, ये है संविधान की हत्या। बीजेपी वाले भी जान लें, जेएनपीसी को भी के लिए भी आईना है, और हमारे आदरणीय भारतीय अवाम भी जान लें।
और यही नहीं, जब सारे विपक्ष के लोग जेलों में बंद हो गए, इसने कई कई संशोधन करवाए। 42वां संशोधन, यानी 42वां संविधान संशोधन, उसके लिए इसने एक स्वर्ण सिंह कमेटी बिठाई थी इस गद्दार इंदिरा गांधी ने। और 42वां संशोधन को लोग कहते हैं, जितने भी संविधान के जानने वाले और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स कहते हैं, इट इज द मिनी रिकास्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक छोटी मोटी तोड़फोड़ है संविधान की, 42वां संशोधन। और उसको इसने पारित करवाया, जबकि संसद में विपक्ष था ही नहीं। तो संसद में विपक्ष ना हो, यानी बगैर विपक्ष के संसद को बोलते हैं कैप्टिव पार्लियामेंट, बंधक बना हुई संसद। यानी जिस संसद में विपक्ष, यानी बगैर विपक्ष वाली, विपक्षहीन संसद को बोलते हैं बंधक संसद या कैप्टिव पार्लियामेंट। उस कैप्टिव पार्लियामेंट से तमाम इसने संशोधन करवाए, 42वां करवाया, और संविधान की प्रस्तावना में जो है वो जो सेकुलर शब्द डलवाया, सोशलिस्ट भी डलवाया, और एक शब्द और डलवा दिया उस कैप्टिव पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये है संविधान की हत्या, यह है लोकतंत्र की हत्या। बीजेपी वालों जान लो इसको, और जेएनपीसी वालों वो आईना देखो इसको, और हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी जरा देखें कि कितना ये झूठ बोलती है जेएनपीसी, जो आरोप लगाती है बीजेपी के ऊपर कि जो है लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान की हत्या हो गई। वास्तविकता ये है। अब ये, और उससे भी अधिक वास्तविकता है कि ये बीजेपी वाले जो है उसके आरोप को झेलते हैं। वो तो हमेशा से देश को बांटने वाली जेएनपीसी, और जेएनपीसी का गद्दार जवाहरलाल नेहरू, गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए लोग, कुछ लोग हमसे भी कहते हैं कि क्यों इनको गद्दार कहते हैं। अरे आज हमारी आवाम में यदि सुभाष चंद्र बोस के विषय में पढ़ाया जाता, जानकारी कराई जाती, तो एक देशभक्ति का जज्बा आता। ये हर जगह जो है किताबों में नेहरू चाचा, राष्ट्रपिता, कौन ये गद्दार दोनों। न तो इन सबों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, न तो कोई गोली झेला, न तो कोई लाठी झेला, न तो वो जो है जितनी यातनाएं हमारे क्रांतिकारियों ने और जिन्होंने जान दी, जो यातनाएं, चाहे वो अंडमान निकोबार की जो सेलुलर जेल के रही हो, चाहे दूसरी हो जेल, ये तो हमेशा जो है इन्हें अंग्रेजों के साथ वो चाय की वो चुस्कियाँ लेते रहे, चाय पीते रहे, और थ्रू आउट जो है उसके लिए जो है दलाली, मुखबरी और जो है चमचगिरी करते रहे। और ये बात जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार भी कबूले हैं। ऐसी बात नहीं कि मैं अकेला कर रहा हूँ। जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार भी इस तथ्य को इस तथ्य को ढक नहीं पाए हैं, छुपा नहीं पाए हैं। उनको कबूलना पड़ा कि कांग्रेस पर एक एलिगेशन लगता था, एक आरोप लगता था, एक तोहमत लगता था कि ये कांग्रेस जो है अंग्रेजी सरकार की सेफ्टी वाल्व है। अब सेफ्टी वाल्व की क्या भूमिका है, यानी इसमें हम जो है यानी कई बार हम बता चुके हैं, और वो उसकी एनालॉजी क्या है वो भी हम बता चुके हैं। लेकिन यदि अपने बिल्कुल ठेठ भाषा में कहा जाए तो यही मुखबिर, दलाल और चमचा। इस गांधी महोदय को राय बहादुर की खिताब मिल चुकी थी। अंग्रेजों के ज़माने में बताया गया था कि राय बहादुर हुआ, नाइटहुड हुआ, ये उन्हीं लोगों को मिलती थी जो अंग्रेजी सरकार के चमचे थे।
तो नाइटहुड की उपाधि नाइटहुड नहीं, वो राय बहादुर की मिल चुके हैं इसको, मोहनदास करमचंद गांधी को। तो एक तो है आज़ादी की लड़ाई में इनका हाथ बिल्कुल नहीं था। अब रही अंग्रेज भागे क्यों, तो ये सब ये झूठ ठूसे हुए हैं कि जो 1942 वाला भारत छोड़ो आंदोलन होना उसके कारण, बिल्कुल झूठ। अब तो सामने आ रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस की 60,000 सैनिकों में से 28,000 सैनिकों की कुर्बानी शहादत के कारण जो रॉयल इंडियन नेवी रिंग में जो बगावत हुई, और उसके कारण और भी जो सेना में बगावत होने लगी, उससे अंग्रेज सहम गए। तब वो भारत छोड़ने को मजबूर हुए। यह बात जिसके वक्त में अंग्रेज जो है सत्ता सौंप कर गए, उस समय इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था क्लीमेंट एटली, उसने बताया। और उसे जब सवाल किया गया कि भाई इस गांधी महोदय का कितना योगदान था अब आप लोगों को भारत छोड़ने में, तो उसने एक वो इंटरव्यू है, तो वो राइलिंग माने मुस्कुराते हुए, माने एक व्यंग्यात्मक रूप में, राइलिंग माने व्यंग्यात्मक रूप में मुस्कुराते हुए बोला, मिनिमल, कम से कम कुछ नहीं। तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने में इस गांधी महोदय का और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का या किसी भी कांग्रेसी का कोई योगदान नहीं है। वो सिर्फ आजाद हिंद फौज, वो आजाद हिंद फौज की कुर्बानी शहादत की बदौलत है। इन चमचा जो है वो कांग्रेसियों की बदौलत नहीं। तो दूसरी सच्चाई, और ये सब क्या बोले थे, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग मिलना ढाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। पूरा झूठ जो है अपनी आवाम में ये सब फैले हुए हैं। 15 अगस्त 1947 वाला ये आज़ादी नहीं मिली है। रिकॉर्ड जो है अपने नेशनल आर्काइव्स में जो हैं, अब देख लीजिए, कोई भी देख सकता है। यह जो है 2 डोमिनियन स्टेटस, सॉवरेन नहीं, डोमिनियन स्टेटस बनाया गया पाकिस्तान और भारत को। और ये कांग्रेसी जो है डोमिनियन स्टेटस ही मांग रहे थे। डोमिनियन स्टेटस एक अंग्रेजी का शब्द है, हालांकि उसका कोई समान अर्थ वाला कोई उपयुक्त हिंदी का शब्द नहीं है, लेकिन डोमिनियन स्टेटस ही समझिए। उसका मतलब होता है कि जिस किसी को भी ये डोमिनियन स्टेटस मिला हुआ है, वो कोई भी व्यवस्था चला सकता है, राजतंत्र चलाया, लोकतंत्र चलाया, कुछ भी चलाया, लेकिन अंतिम शक्ति, अल्टीमेट पावर, फाइनल अथॉरिटी वो इंग्लैंड की होगी। ये है आपका डोमिनियन स्टेटस। तो ये हमेशा से आप जो स्वतंत्रता संघर्ष का देख लीजिए, ये कांग्रेस वाले हमेशा जो है, और डोमिनियन स्टेटस पर तो तैयार भी थे अंग्रेज, जब भी मांगे वो देने के लिए तैयार थे, तो हमेशा डोमिनियन स्टेटस ही मांग रहे थे। वो तो हमारे अमर शहीद वो जो भगत सिंह इत्यादि की टोली जो मांग रहे थे, नहीं बिल्कुल डोमिनियन स्टेटस नहीं, अंग्रेज पहले यहाँ से जाए, पहले से भागे यहाँ से। और सुभाष चंद्र बोस भी तब उसमें वो कांग्रेस में थे, वो बोले कि नहीं बिल्कुल कंप्लीट वो इंडिपेंडेंस। तो जब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात जो है कांग्रेस के अंदर भी गूंजने लगी, तो तुरंत ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी तुरंत, अच्छा जबकि नंबर था कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सरदार पटेल का, तो सरदार पटेल को हटा करके तुरंत ये बनवा दिया कांग्रेस अध्यक्ष जो है ये नेहरू को 1929 में। और तब 1929 में, और वही 30 दिसंबर को रावी नदी के तट पर लाहौर में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई। घोषणा तो जरूर हुई,
ये हमेशा से डोमिनियन स्टेटस मांगते रहे। सिर्फ जो है जो 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 बाहर कांग्रेस के बाहर से जो 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 हमारे हमारे अमर शहीदों की मांग थी, और जो है कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस जैसे, यानी सुभाष चंद्र बोस जैसे राजभक्तों की मांग थी। तो उसको काउंटर करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए ये नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बना करके पूर्ण स्वराज की घोषणा जो है 30 दिसंबर 1929 को करवाता है गांधी जो है वहाँ लाहौर में रावी नदी के तट पर। लेकिन ये सब कभी भी पूर्ण स्वराज मांगे नहीं। तो वो 30 दिसंबर 1929 को जो 1929 को जो पूर्ण स्वराज की जो घोषणा हुई, तो उसके अलावा ये कभी भी कंप्लीट इंडिपेंडेंस मांगे नहीं। हमेशा इसी पर तैयार थे, सिर्फ जो है डोमिनियन स्टेटस पर। सिमत इस बात की रही कि 15 अगस्त 1947 को भी डोमिनियन स्टेटस ही मिला था। हमारे देश के लोग जान जाएं, बीजेपी के लोग भी जान जाएं, और इस जेएनपीसी के लिए भी आना है कि 15 अगस्त 1947 को तो आज़ादी थी भी नहीं, डोमिनियन स्टेटस वो मिला हुआ था। तो ये 3 बड़े झूठ कि हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बिल्कुल नहीं। आज़ादी की लड़ाई अपने कांग्रेसियों ने नहीं लड़ी है। ये अंग्रेजों की मुखबरी, दलाली और जो है वो चमचागिरी करते रहे। आज़ादी की लड़ाई लड़ी जो है हमारे जो है वो शहीद आजम भगत सिंह और हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे जो है अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे अमर शहीद अशफाक उल्लाह, हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस इत्यादि लोगों ने, उन लोगों ने वो जिन लोगों ने प्राण दिए अपने इसके लिए, तो आज़ादी की लड़ाई जो है यानी उन लोगों ने लड़ी है। और अंग्रेज भागे इन कांग्रेसियों के द्वारा नहीं, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा नहीं, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज की शहादत कुर्बानी के द्वारा, की प्रेरणा से। और जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ादी नहीं मिली, बल्कि डोमिनियन स्टेटस मिला। और बाकी तो इस देश के लिए सबसे बड़ी ऐतिहासिक त्रासदी, देश बटा, देश को यानी इसमें बांटा है सत्ता हथियाने की हवस में। सत्ता हथियाने के हवस में ये कुछ भी वो कर सकते हैं। 25 से 30 लाख लोगों की जाने गई। 25 से 30 लाख लोगों 25 से 30 लाख हमारे भारतीय भाई बहनों की जान गई। 3 करोड़ से जो ऊपर लोगों के घर उजड़े। इस तबाही के मंजर पर वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू सत्ता हथिया है। तो ये हकीकत है, और उसी को सब बुझवाते रहे। हर स्कूल में, हर स्कूली किताब में चाचा नेहरू और वो राष्ट्रपिता दे हमें आज़ादी बिना खंड बिना ढाल। बताइए, सुभाष चंद्र बोस के विषय में मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ कि सुभाष चंद्र बोस के विषय में लोगों को पढ़ाया जाता कि कैसे सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस में जब थे तब संघर्ष किए, और इस मोहनदास करमचंद गांधी की साजिशों का जवाब भी दिए।
कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में बकायदे वो जवाब दिए, और कितनी यातना कितनी कठिनाइयों को झेलते हुए वो देश के बाहर गए, और कितने अपने तेजस्वी यानी बौद्धिक पराक्रम का परिचय देते हुए जो है वो हिटलर से मिले, फिर जापान के शासकों से मिले, वहाँ से जो भारतीय जो युद्ध बंदी हो गए थे द्वितीय विश्व युद्ध में, जो हमारे भारतीय जो है वो प्रिजनर ऑफ वॉर या युद्ध बंदी हो गए थे, उन भारतीयों को कोई इकट्ठा किया, और उसके आधार पर जो है वो आज़ाद हिंद फौज का वो निर्माण किया। वैसे तो यहाँ पर उन्होंने आह्वान दिया कि तुम मुझे खून दो और मैं तुमको आज़ादी दूंगा। अब कितने लोग आए तो वो पूरी तरह जो आश्वस्त नहीं थे कि पता नहीं कितने लोग आएंगे और आज़ाद हिंद फौज में शामिल होंगे। तथ्य तो ये भी आ रहे थे कि जब आज़ाद हिंद फौज जीतती हुई और अंग्रेजी सेना को हारती हुई, माने इस देश की आज़ादी के लिए वो कोहिमा तक आ गई थी, तो ये नेहरू और गांधी कह रहे थे उनसे अंग्रेजी जो है जो वायसराय से कि ये सुभाष चंद्र बोस यहाँ आ भी गए तो मैं सुभाष चंद्र बोस को पकड़ करके आपके हवाले में कर दूंगा। ये दोनों गद्दार कह रहे थे। गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी भी, गद्दार जवाहरलाल नेहरू भी कह रहे थे कि हम सुभाष चंद्र बोस को पकड़ कर आपके हवाले कर देंगे। इस स्तर के वो गद्दार थे। तो ये सारी जानकारी होती और सुभाष चंद्र बोस के विषय में और भी गाथा आती, उनके विषय आते, उनकी कुर्बानी और शहादत और देशभक्ति से पूरा देश के लोग परिचित होते, हमारे बच्चे परिचित होते। एक देशभक्ति का संस्कार वो जगता। और उससे भी महत्वपूर्ण बात ये होती कि जब आज़ाद हिंद फौज का निर्माण हो रहा था, अब इन कांग्रेसियों के लिए तो एक फाइनेंसर थे वो जमुनालाल बजाज। उनका नाम तो बहुत आता है कि भाई जमुनालाल बजाज जो है वो वित्तीय सहायता या वित्तीय प्रबंध करते थे कांग्रेसियों के लिए। लेकिन आज़ाद हिंद फौज जो इतनी खड़ी हुई 60,000 सैनिकों वाली, उसमें धन की व्यवस्था किसने की आज तक नहीं मालूम किसी को, लेकिन मालूम पड़ता है सबको कि उसके लिए एक गुजरात के व्यापारी थे। गुजरात में एक क्षेत्र पड़ता है सौराष्ट्र, और सौराष्ट्र में एक जिला पड़ता है राजकोट में एक कस्बा है, उसका नाम है धोराजी। वहीं के रहने वाले थे मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी। तो उनका व्यापार चलता था रंगून में। उस मरफानी जी ने अपना पूरा व्यापार बेच करके, पूरा नष्ट करके 1 करोड़ रुपया आज़ाद हिंद फौज के बनने के लिए सुभाष चंद्र बोस जी के चरणों में रख दिया। सुभाष चंद्र बोस ने पूछा, कह रहे भाई सुभाष चंद्र बोस ने पूछा उनसे कि अरे भाई आपने अपना पूरा व्यापार खत्म कर दिया, कैसे व्यापार आपका चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? उन्होंने कहा नेताजी अब हमको व्यापार की क्या जरूरत है, हम भी आपके फौज में शामिल होते हैं, हम भी आज़ाद हिंद फौज में शामिल होते हैं। और वो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हो गए। इसलिए उन्होंने पहला जो उपाधि है सेवक हिंद की पहली उपाधि प्राप्त करने वाले मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी को मिला। वैसे कई लोगों को मिला होगा, लेकिन पहला सेवक हिंद की उपाधि जो है वो मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी को मिला। और दूसरा
आजाद हिंद फौज में लोगों को भर्ती कराने के लिए जो भर्ती अधिकारी थे, रिक्रूटिंग ऑफिसर, वो सूरत के थे, गुजरात प्रदेश के सूरत के थे। तो उनका नाम था गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी। तो ये इन दोनों का नाम बहुत प्रमुखता से लिया जाता है। तो कम से कम यदि इनका नाम आता कि आज़ाद हिंद फौज में इन हमारे गुजरात के बंधु खासकर जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से आते हैं, तो देश में कितनी बड़ी एकता आती, कितना भाईचारा बढ़ता, और उनका मुंह बंद करने में काफी मदद मिलती है। जो अक्सर बोलते हैं कि ये आक्रांता फलाने ढिकाने, जैसे कि जो प्रथम क्रांति हमारी हुई थी 1857 वाली जो है, उसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? मुगल बादशाह के अंतिम बादशाह, यानी मुगल सल्तनत के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। कितने लोग जानते हैं? और खास करके अंग्रेज भी, जबकि वो उनका स्वास्थ्य भी गवाही नहीं कर रहा था, तब भी उस क्रांति का नेतृत्व करने के लिए वो तैयार हो गए थे। और अंग्रेज भी उनको बागी मान लिए और उनको जेल बंद करके वो रंगून भेज दिया। रंगून में बहादुर शाह जफर का देहांत भी हो गया। और उन्होंने अपनी आत्मकथा में, अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि हमको इस बात का बहुत दुख है, मलाल है कि इस दुनिया से रुखसत करते समय हमको अपनी खुद की जमीन नसीब नहीं हुई। खुद की जमीन का उनका तात्पर्य एक ही था कि भारत की मिट्टी, मंगोलिया नहीं था। जो ये शरारती और असामाजिक और देशद्रोही तत्व जो है इस तरह से फैलाते हैं जहर कि आक्रांता, ये उनके लिए सीख है कि बहादुर शाह जफर ने कभी भी ये नहीं कहा कि मेरी मिट्टी का तात्पर्य है कि वो मंगोलिया, भारत की मिट्टी से। इसीलिए तो कहा जाता है कि भारत में मिट्टी में जो लोग भी आए, रह गए, बस गए, इसी में दफन हो गए, इसी में जड़ गए, मर गए, सब लोग उतने ही आदरणीय हैं, भारतीय हैं। इसी सब बुराइयों को, जहर को खत्म करने के लिए तो आया है ये भारतीय आवाम ताकत दल। तो यदि सुभाष चंद्र बोस की कहानियों की चर्चा होती, उस पर गोष्ठी होती, उस पर जो है यानी वो विचार विमर्श होता और काफी जो है उस पर व्याख्यान दिए जाते, तो लोगों में, बच्चों में, सभी में, युवकों में जो है देशभक्ति की भावना आती, त्याग बलिदान की भावना आती, देश का निर्माण होता। और जब इनका वर्णन आता, मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मरफानी और गुलाम हुसैन मुश्ताक रंदेरी का, जो कि आज़ाद हिंद फौज के बनने में इनकी क्या महान भूमिका थी, तो इन महान विभूतियों का भी नाम जो है आज़ाद हिंद फौज के साथ, सुभाष चंद्र बोस के साथ स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता। और हमारे देश में भाईचारा लाने में जिसकी इस मुल्क को बहुत जरूरत है, वो इनका नाम भी स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता। लेकिन नहीं, ये एक और जीएनपीसी जो गांधी नेहरू जो कि इस देश के दोनों गद्दार हैं, और उनका सामना करने के लिए गोडसे सावरकर का नाम लेते ही ये चढ़ बैठती है जीएनपीसी। ये गोडसे तो हत्यारे हो गए, सावरकर जो वो माफी मांगे थे। तो उससे हट करके भारतीय जनता दल ये कहा कि चर्चा होनी चाहिए सिर्फ देशभक्ति के लिए, सिर्फ सुभाष चंद्र बोस की।
चंद्रशेखर आजाद की, उसे शहीद आजम भगत सिंह की, अशफाकुल्ला की, खुदीराम बोस की। और ये जो पहली सब बिठा रखे हैं जो है, या तो गांधी या नेहरू या तो जो गोडसे और सावरकर, इस चौकड़ी से बाहर। और इतना ही नहीं, हमारे इस्लाम आस्था से भी कई कट्टर किस्म के राष्ट्रवादी हैं। जिस समय भारत विभाजन का प्रस्ताव ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी कांग्रेस की कार्य समिति और कांग्रेस की जनरल बॉडी से पास करवा रहा था, तो उस कार्य समिति के सदस्य थे हमारे खान अब्दुल गफार खान, जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP। तो उससे आते थे खान अब्दुल गफार खान। उनका एक नाम और था, बादशाह खान भी था, और दो नाम और थे, मैंने फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी। तो वो जो है कांग्रेस की कार्यसमिति थे। ये गांधी जब दबाव देकर तमाम उलूल जुलूल तर्क देकर के देश के बांटने का प्रस्ताव पास करवा रहा था, उसी कार्य समिति में जो है ही ब्रोक डाउन, उनके आंसू आ गए, रो पड़े वो। और उन्होंने इन कांग्रेसियों के सामने ही कहा कि इन कांग्रेसियों ने हमको उन भेड़ियों के हवाले कर दिया है। और जिस समय कांग्रेस ने, हालांकि यह भी तक कितने भारतीय भाई मान गए, कांग्रेस ने खुद देश बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है, खुद पास किया। और उसको पास कराने में एक ही शख्स जो है वो इंस्ट्रूमेंटल था, वो था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी एक को जो है कांग्रेस में भारत विभाजन का प्रस्ताव भी पास करवा रहा है, और दूसरी ओर देश को धोखा भी दे रहा है कि भारत मेरी डायस्पोरा बनेगा, भारत मेरी डायस्पोरा बनेगा। क्या धोखा उसने दिया। अरे ये बात पर वो धरने पर बैठता था, ये मोहनदास करमचंद गांधी। देश बढ़ने का इतना बड़ा खतरा था, न तो धरने पर बैठा, और कितने लोगों ने चिट्ठी भी लिखी कि धरने पर बैठो, लेकिन नहीं, उसकी मंशा थी देश बांटने की। और देश बांटना इसलिए जरूरी सबको दिख रहा था कि बगैर देश बांटे एक टुकड़ा उसमें से निकाल करके देना था, इसके जिन्हें मुंह में डालकर उसको शांत करना था। इसलिए वही एक बच गया था जो कि नेहरू के लिए चैलेंज बचा हुआ था। सुभाष चंद्र बोस को तो इन समूह ने, खासकर नेहरू ने रूसी शासकों से मिलकर के वो मरवा दिया था। एक झूठी कहानी बना दी कि वो जापान से चले थे और ताइवान फार्मोसा के पास हवाई जहाज की दुर्घटना हो गई, उसी में नेताजी की मृत्यु हो गई। वो सब झूठी है और असाबित भी हो गई है। तो खैर, तो सुभाष चंद्र बोस को निपटा दिया। सरदार पटेल को कांग्रेस चाहती थी, ये उसको गांधी ने उनसे इस्तीफा लेकर उनको निपटा दिया। लेकिन इस पोस्ट के लिए जो कांग्रेस में नहीं था, उसने दावा किया हुआ था भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए। और इसी जिन्ना के मेडिकल सेक्रेटरी ने लेटर भी लिखा था कि इनको बोन टीबी हुई है। वो लेटर जो है सार्वजनिक भी हो गया था, जनता भी जान गई थी, जनता तो चाह भी रही थी। ये मैं जब पढ़ता था, काफी लोगों से मैंने दरियाफ्त किया था, जनता तो यही कह रही थी कि भाई जो जिन्ना जो कुछ ही वक्त का मेहमान है, कुछ दिन या महीना या साल का मेहमान है, उसी को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। ये जनता में ये जनरल मूड उसका यही था, ये विचार था। क्योंकि उसके बनने से देश को फायदा है। फायदा क्या था कि देश के ऊपर जो देश विभाजन का जो खतरा था वो टल जाता, ये फायदा था। और नुकसान कुछ नहीं, जो इसलिए कि वो कुछ ही दिन का था। मैं मानता हूँ
देश की जनता चाह रही थी कि ये नहीं बने। तो ये तो अपने देशवासियों को, अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, अपने आदरणीय भारतीय आवाम को सोचना है कि जिस नेहरू को न तो देश की जनता चाहती थी, न तो कांग्रेस चाहती थी, सिर्फ एक ही आदमी चाहता था, वो था मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि कांग्रेस का प्राथमिक सदस्य ही नहीं था। सोच लीजिए कितनी बड़ी साजिश की होगी। तो खैर इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।